हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन नंबर 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सेक्शन नंबर 11 जो इंडियन एविडेंस एक्ट में था वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 9 बन चुका है। सेक्शन नंबर 11 जो था या अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 9 है वो अपने आप में एक मिसलेनियस प्रोविजन है। जो फैक्ट्स कहीं पे भी रेलेवेंट नहीं है वो कब रेलेवेंट बन जाएंगे ये बताता है सेक्शन नंबर 9 ऑफ बीएसए। क्या कहता है सेक्शन नंबर 9? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट। वो फैक्ट्स जो जनरली रेलेवेंट नहीं है वो कब रेलेवेंट बन जाएंगे? जब या तो वो इनकंसिस्टेंट है किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से, या फिर वो अपने आप में या दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्शन में आके फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाते हैं। समझते हैं इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू। पहला समझते हैं, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अब देखो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम at Chennai on a certain day. The fact that on that day A was in Ladakh. ठीक है, ऐसे देखते हैं हम कि A जो है उसके ऊपर चार्जेस है कि उसने B का मर्डर करा है। ठीक है, अब A ने B का मर्डर करा है, ये चार्जेस हैं A के ऊपर। और B का मर्डर कहाँ पे हुआ है? B का मर्डर हुआ है चेन्नई में। अब अगर A जो है वो ये फैक्ट प्रूव कर, ये A का जो ये फैक्ट है, ए जो है वो प्लीड कर रहा है कि मैं तो जिस दिन चेन्नई में मर्डर हुआ बी का उस दिन कहाँ पे था? दुबई में था। अब ये फैक्ट क्या करेगा कि ए दुबई में था? फैक्ट इन इशू जो ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं ये फैक्ट इन इशू है, इसको इनकंसिस्टेंट बता देगा। एक टाइम पे दोनों बात तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि ए ने बी का मर्डर भी कर लिया और ए चेन्नई में था भी नहीं, वो तो दुबई था। दुबई में रह के तो वो एकदम से कर नहीं सकता, राइट? वो कैसे करेगा ए का बी का मर्डर? तो ये वाला जो दोनों फैक्ट है कि ए ने बी का मर्डर करा है और बी दुबई में था। अब बी दुबई में था, सॉरी ए दुबई में था, ये फैक्ट जो है इस फैक्ट को कि ए ने बी का मर्डर करा है क्या बनाता है? इनकंसिस्टेंट बना देता है। दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो ए उस दिन चेन्नई में होगा तभी वो बी को मार पाएगा, है ना, या फिर वो उसने मारा ही नहीं होगा। दो ही बातें हो सकती है। अगर वो दुबई में भी है और उसने बी का मर्डर भी करा है चेन्नई में, ये तो दोनों पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये फैक्ट कि वो उस दिन दुबई में था ये कहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा हमारा? ये रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 9 के फर्स्ट पॉइंट में कि वो फैक्ट जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है वो रेलेवेंट हो जाएंगे अगर वो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ? फैक्ट इन इशू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ। तो हमने फर्स्ट पॉइंट जो है सेक्शन नंबर 9 का वो अंडरस्टैंड कर लिया है। जो भी बच्चे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट लॉ प्रेप आपके लिए लेके आया है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अभी रजिस्टर करिए और वो टेस्ट अटेम्प्ट करिए। अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स लेके आते हो तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ये वाला जो टेस्ट है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मोड्स में आपके पास अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है? इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन, वो फैक्ट्स पे, ये फैक्ट वही है जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को क्या करते हैं? हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देते हैं। ठीक है, इसको भी हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय ईदर ए बी सी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाएगा, हम एक इजी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि इम्प्रोबेबल या प्रोबेबल वाली चीज जो है वो कैसे रेलेवेंट होगी। और ये वाली जो चीज है हमने ली है दुबई में था वो उस दिन, इसको क्या बोलते हैं? इस प्ली को, ये प्ली अगर ये लेता है कि मैं उस दिन था ही नहीं तो ये क्या हो जाएगी? प्ली ऑफ एलिबाय।
और ये कहाँ रेलेवेंट होती है? ये रेलेवेंट हमारी है सेक्शन नंबर 9 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन नंबर 11 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो प्ली ऑफ एलिबाई होती है इस सेक्शन में रेलेवेंट। अब इम्प्रोबेबल मतलब कि बहुत कम चांसेस हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जयपुर में हैं, यहाँ पे थेफ्ट के चार्जेस लगे हैं किसी इंसान पे कि यहाँ के किसी घर में उसने थेफ्ट किया है, राइट। अब वो बंदा जोधपुर में है इस वक्त, रात को चोरी हुई थी, तो बहुत कम चांसेस है कि वो, जैसे कि सुबह 4 बजे चोरी के चार्जेस है और वो 6 बजे जोधपुर में बैठा हुआ मिला या उसके एविडेंसेस है, तो ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि वो इतनी जल्दी मतलब उसी ने किया होगा। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट नहीं हो गया टोटली, पॉसिबल तो है पर बहुत कम चांसेस हैं। जैसे वो हार्ट सर्जरी वाला था, हमने एग्जाम्पल देखा था पहले भी कि उसने मर्डर करा है, तो वो चल ही नहीं पा रहा है, वो खुद नहीं उठ पा रहा है, तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी हो गई कि उसने किया होगा ये चीज, है ना। तो जब ऐसे प्रोबेबिलिटी इम्प्रोबेबल कर दे वो किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को, तो वो भी क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा, भले वो फैक्ट ऐसे रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 10, जो पहले क्या था सेक्शन नंबर 12। क्या कहता है सेक्शन नंबर 10 कि जब भी सूट डैमेजेस से रिलेटेड है, तो कोई भी ऐसा फैक्ट जो डैमेजेस को डिटरमाइन करने में कोर्ट की मदद करेगा, वो सब रेलेवेंट हो जाएंगे। जैसे कि जिससे डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं उसकी कितनी इनकम है, या फिर जो डैमेजेस हुए हैं वो किस लेवल के हुए हैं, ये वाली जो सारी चीजें हैं, ये सब डिटरमाइन करने में जो भी मदद करेगा फैक्ट, वो सारे प्रूव किए जा सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 10, वो सब रेलेवेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फैक्ट विच व्हेन फैक्ट रेलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। जब भी कोई राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आएगा, तो कोर्ट क्या क्या चीजें कौन कौन से फैक्ट्स कोर्ट के लिए रेलेवेंट होंगे ये बताता है सेक्शन नंबर 11, जो पहले हमारा एविडेंस एक्ट में था सेक्शन नंबर 13। इन सेक्शंस के कंटेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बस थोड़े बहुत जैसे एग्जाम्पल में जगहों के नाम चेंज हो गए हैं, ये ऐसे माइनर चेंजेस हुए हैं, बाकी कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस इंडेक्स चेंज हुई है। जहां पे भी मेजर चेंजेस है उसको हम समझते हुए ही चलेंगे। जैसे हमने उसमें समझा था डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, वहां बहुत सारी जगहों पे चेंजेस था, तो हमने एकदम अच्छे से उसको समझा था। क्या कहता है ये, कौन कौन से जब भी राइट या कस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कौन कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे? एनी ट्रांजैक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से वो राइट या कस्टम जो है वो क्रिएट हुआ, क्लेम हुआ, मॉडिफाई हुआ, असर्ट हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ, डिनाई हुआ, विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इज एग्जिस्टेंस। मतलब जब भी कभी वो राइट या कस्टम जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया है, वो क्या हुआ, वो जब भी पहले क्वेश्चन में आया हो या किसी और ने क्लेम किया हो, ये सब चीजें होंगी, तो ये सब भी रेलेवेंट हो जाएगी, ये कहता है ये सेक्शन। नेक्स्ट क्या है, वो सारे इंस्टेंसेस जब राइट और कस्टम को क्लेम किया गया हो, ये बताता है वो सारे ट्रांजैक्शन जिससे वो राइट और कस्टम क्रिएट हुआ है, क्लेम करने का राइट आया है, वो सब। और ये बताता है प्रीवियस इंस्टेंसेस जब पहले उसको किसी ने क्लेम किया हो या रिकॉग्नाइज किया हो या एक्सरसाइज किया हो, वो सारी चीजें। तो ये इतना ज्यादा डिटेल में हमें बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी समझ आ ही रहा है, आज सच इतना कुछ इसमें है नहीं समझने वाली बात। अब ये वाला सेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो पहले सेक्शन नंबर 14 था, अब सेक्शन 12 बन चुका है। पहले और अभी वाले में भी इसमें कंटेंट में कोई फर्क नहीं है। क्या कहता है ये, फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इलविल और गुडविल टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। फिर दूसरा वाला कहता है कि कोई भी बॉडीली फीलिंग या कोई और चीज जो है बॉडी से रिलेटेड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ माइंड, वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे एज पर दिस सेक्शन, ठीक है। किसी की भी मेंटल या फिजिकल कंडीशन क्या थी वो रेलेवेंट होगी बेसिकली इस सेक्शन के अंदर। जैसे कि अगर किसी ने कोई एक्ट करा है तो वो क्यों करा है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था, ये कहाँ रेलेवेंट होगा, ये रेलेवेंट होगा सेक्शन नंबर 12 ऑफ बीएसए में। फिर उसने जब करा,
जैसे ए पहले से बीमार था और बी को ये बात पता थी कि ए बीमार है स्टेट ऑफ माइंड स्टेट ऑफ बॉडी की वजह से, तो फिर ये रेलेवेंट हो जाएगा इस केस में कि बी को पहले से पता था कि उसकी तबीयत खराब है, फिर भी बी ने कोई एक्ट करा है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या कहता है पहला एग्जाम्पल जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, वो हमारा नॉलेज से रिलेटेड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन को क्या करना है, अपन को जितने भी सेक्शंस जितने भी इलस्ट्रेशंस हम पढ़ रहे हैं वहां ब्रैकेट में लिख लेना है। जैसे ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ माइंड पढ़ा था हमने सेक्शन नंबर 5 ऑफ बीएसए, सेक्शन नंबर 7 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो मैंने आपको तब भी बताया था इसमें इतने सारे इलस्ट्रेशन है, आप लिख लो कि कौन सा इलस्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, कौन सा ओकेजन की बात कर रहा है, कौन सा कॉज की बात कर रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन जब ऐसे के ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम में आएंगे ना, तो आपको फिर तब टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा सोचने में कि ये है तो सेक्शन 7 से, पर क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ये ओकेजन है या फिर ये इंटेंशन से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है। तो आपके दिमाग में फटाफट क्लिक कर जाएगा अगर आपने बेयर एक्ट में ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो हम सब क्या करेंगे, बेयर एक्ट में ही लिख लेंगे। जैसे फर्स्ट वाला इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि ए अक्यूज्ड है कि उसने स्टोलन गुड्स जो है वो रिसीव करे हैं। अब ये प्रूव हो जाता है अगर कि ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल, द फैक्ट दैट, और ये प्रूव अगर करना है कि ए ने कोई चीज चोरी करी, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी के उसमें है या नहीं, इस केस में कौन सा फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा कि वो पहले भी चोरी करी हुई चीजों को रखता था अपने पास। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको नॉलेज था कि वो चीजें चोरी की है, फिर भी वो अपने पास रख रहा है। तो ये वाली जो बात थी ये उसके नॉलेज पे बेस्ड है, इसलिए ये हमारा रेलेवेंट हो जाएगा। नॉलेज से रिलेटेड एक और हमारा इलस्ट्रेशन कौन सा है, इलस्ट्रेशन नंबर सी। क्या कहता है ये, ए सूज बी फॉर डैमेज डन बाय अ डॉग ऑफ बीज विच बी न्यू टू बी फेरोशियस, द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बिटन एक्स वाई एंड जेड एंड दैट दे हैड मेड कंप्लेंट्स टू बी आर रेलेवेंट। इस केस में क्या हो रहा है, ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है कि उसको डैमेज हुआ है और बी के डॉग की वजह से डैमेज हुआ है ए को। ठीक है, अब उस डॉग ने पहले भी एक्स वाई जेड को डैमेज कॉज करा है, ये बात बी को पता थी, उसके बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी बी का क्या दिख रहा है कि बी को नॉलेज था कि मेरा डॉग जो है वो ऐसी चीज कर सकता है। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। क्या नेक्स्ट चीजें हैं, उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉलेज, इंटेंशन। कोई चीज किसी ने इंटेंशन से की है, नहीं करी है, गुड फेथ में करी है, रैशनेस में करी है। जैसे नेग्लिजेंस अगर प्रूव कर, कोई गाड़ी चला रहा था उससे एक्सीडेंट हो गया, अब वो नेग्लिजेंट था या नहीं था, ये वाली बात प्रूव करनी की जा सकती है। तो वो किस में रेलेवेंट होगी, वो सेक्शन नंबर 12 ऑफ बीएसए में रेलेवेंट हो जाएगी। वैसे अगर हम नेक्स्ट देखें तो इलस्ट्रेशन ई बात करता है कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रेप्यूटेशन ऑफ बी। ए पे अक्यूजेशन है कि उसने बी को डिफेम करा है। द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टुवर्ड्स बी इज रेलेवेंट एज प्रूविंग एज इंटेंशन टू हार्म बीज रेप्यूटेशन बाय द पर्टिकुलर पब्लिकेशन इन क्वेश्चन। अगर ए पे अक्यूजेशन है कि उसने बी के अगेंस्ट डेफेमेटरी चीजें छापी है, अब अगर ये प्रूव हो जाता है कि ए ने पहले भी ऐसी हरकत करने की कोशिश करी है, तो इससे क्या होगा, इससे इल विल दिखेगी ए की, कि ए बार बार ट्राई कर रहा है तो उसका इंटेंशन गलत है बी को लेके। ठीक है, द फैक्ट दैट देयर वाज नो प्रीवियस क्वारल, और ये फैक्ट कि वो पहले भी गलत गलत चीजें छापता था ए के बारे में, ये रेलेवेंट होगा। ठीक है, इस सेक्शन में, क्योंकि इसकी वजह से पता चल रहा है कोर्ट को कि इसका इंटेंशन गलत है। दूसरा फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट ये है कि ये केस है कोर्ट के सामने कि क्या ए ने बी को डिफेम करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब अगर ये फैक्ट कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो ये फैक्ट क्यों रेलेवेंट होगा, ये दोनों पार्टीज के बीच का रिलेशन बता रहा है कि इन दोनों के बीच में तो अच्छा रिलेशन था, तो ए ऐसा कर ही नहीं सकता, ए ने जो करा होगा वो तो गुड फेथ में करा ही होगा। ठीक है, तो ये ए के अच्छे इंटेंशंस को बताता है ये वाला फैक्ट कि उन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था, तो ये इसलिए रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर हमारे
12 में बेसिकली स्टेट ऑफ दो तरीके से, मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट रेलेवेंट होती है, सिंपल ऐसे समझना है हमको। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, अ फैक्ट रेलेवेंट एज शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर आप स्टेट ऑफ माइंड शो कर रहे हो तो इन जनरल नहीं करना है, आपको पर्टिकुलरली उस इंसिडेंट की या उस पर्सन के अगेंस्ट जो इलविल है वो शो करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसी में इलस्ट्रेशन भी है कि जो ए है उसके अगेंस्ट चार्जेस हैं कि उसने बी पे शूट करा, बी को शूट करा, ठीक है। अब ये फैक्ट यहाँ पे कि ए की तो आदत है इधर उधर शूट करने की, ये रेलेवेंट होगा क्या इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग? तो नहीं होगा रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि जनरली नहीं, पर्टिकुलरली उस वक्त इंटेंशन गलत था, ये प्रूव करना जरूरी है, ठीक है। तो ये अपन ने अभी किसमें देखा, वो डिफेमेशन वाले एग्जाम्पल में देखा ना कि ए जो है वो पहले भी ट्राई कर चुका है बी के अगेंस्ट, तो उसका इंटेंशन बी के अगेंस्ट पर्टिकुलरली उस इंसिडेंट में गलत था, इसलिए वो रेलेवेंट था। और इस वाले केस में ए की आदत ही है जनरली शूट करने की, तो बी के अगेंस्ट तो उसका कोई इंटेंशन था नहीं है सच, इसलिए वो रेलेवेंट नहीं हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है वो हो गया है क्लियर। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन नंबर 2, बट वेयर अपॉन ट्रायल ऑफ अ पर्सन of a person accused of offense, the previous commission by accused is relevant within meaning the previous conviction of such person। अगर कहीं पे किसी का previous commission जो है कमीशन ऑफ एक्ट रेलेवेंट होगा तो उस केस में प्रीवियस कन्विक्शन भी रेलेवेंट हो जाएगा। बस इतनी सी बात ये एक्सप्लेनेशन हमारा करता है। देखते हैं अब हम नेक्स्ट सेक्शन। इसके जो इतने सारे इलस्ट्रेशंस हैं ये सारे आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है सीधे प्रीलिम्स में इन इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन पूछ लें, जैसे आरजेएस 2021 में हमने देखा था। लोगों को लग रहा था पेपर डिफिकल्ट है ऐसा वैसा, पर वो क्वेश्चंस जो उन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड पूछे थे वो सारे के सारे इलस्ट्रेशन से पूछे थे। तो इलस्ट्रेशन को हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो आईपीसी के हो या बीएनएस के हो, बीएसए के हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हो, इनमें से तो पूछते ही है डायरेक्ट। तो इलस्ट्रेशन अच्छे से लिखना, और जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि ब्रैकेट में लिख लो कि ये इलस्ट्रेशन जो है इसका एक्चुअली समरी क्या है, मतलब लॉ पे कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, सो दैट वहां मेंस में भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप फटाफट से आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जो हमारा है सेक्शन नंबर 13 ऑफ बीएसए। पहले क्या था ये सेक्शन नंबर 15, क्या कहता है ये? व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एन फैक्ट्स बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल इंटेंशनल। कोई भी ऐसे फैक्ट जिनकी वजह से पता लग रहा है कि जो ये एक्ट हुआ है, फैक्ट एंड इशू जो है वो एक्सीडेंटल था या जानबूझ के किया गया है, इंटेंशनल था। क्या सेक्शन कहता है? व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल। जब भी कोर्ट के सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जो एक्ट था वो एक्सीडेंटली हुआ है या फिर इंटेंशनली किया है किसी ने, या फिर पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन से किया है, तो वो फैक्ट की वो एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट है, वो रेलेवेंट हो जाएगा कि उस पूरी सीरीज में इंसान क्या कर रहा था। बेसिकली द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस इन ईच ऑफ विच पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न्ड इज रेलेवेंट। इसको समझते अपन एग्जाम्पल से। क्या कहता है इसका एग्जाम्पल नंबर 1 कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। ए के ऊपर अक्यूजेशन है कि जानबूझ के अपना घर उसने जलाया है ताकि उसको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, ठीक है। ए के अगेंस्ट ये अक्यूजेशन है। अब इस केस में कि ए के अगेंस्ट अक्यूजेशन है, इस केस में ये फैक्ट कि ए पहले भी ये हरकत कर चुका है, पहले भी ए जिन घरों में रहता था उनमें आग लग जाती थी और ए जो है वो इंश्योरेंस के पैसे क्लेम कर देता था। ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों रेलेवेंट हो जाएगा ये? क्योंकि ये दिखाता है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है। जो फैक्ट इन इशू है कि ए का घर उसने जानबूझ के जलाया है ताकि इंश्योरेंस के पैसे ले सके, ये वाला फैक्ट एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल करा है। क्यों? क्योंकि ये एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन का फॉर्म बन रहा है कि पहले भी सेम अकरेंस हो चुकी है उस सीरीज में, तो
उनसे अगर ये चीज प्रूव हो रही है कि एक्सीडेंटल है या इंसिडेंटल, तो वो रेलेवेंट हो जाएगा। बेसिक बात इतनी सी है इस सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, इसके बाद एडमिशन स्टार्ट होगा। ये वाले हमारे जो सिमिलर सेक्शंस है सारे, ये उसका लास्ट सेक्शन है। क्या कहता है ये सेक्शन, पहले सेक्शन नंबर 16 एविडेंस एक्ट में दिया हुआ था, जो अब BSA के सेक्शन नंबर 14 में दिया है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर पर्टिकुलर एक्ट वाज डन। जब भी कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन रेज होगा कि क्या ये पर्टिकुलर एक्ट किया गया था क्या, तब उस केस में existence of any course of business according to which naturally would have been done is relevant। जब भी कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन होगा कि क्या ये एक्ट किया गया था या नहीं किया गया था, तो वो सारे फैक्ट्स जो ये बताते हैं कि नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये चीज की गई होगी, वो रेलेवेंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इसको देखते हैं हम इलस्ट्रेशन के थ्रू ही। मैं आपको यही इलस्ट्रेशंस क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको ये इलस्ट्रेशंस जब आप सुनोगे भी और पढ़ोगी भी तो आपको याद हो जाएंगे। मैं इधर उधर के फालतू एग्जाम्पल्स दूंगी, अगर आपको वो याद हो भी गए तो अच्छी बात है, पर ये वाले अगर याद होंगे आपको, मैं इन्हीं को एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ये आपके जब दिमाग में बैठ जाएंगे तो एग्जाम में आएंगे ना, आप फटाफट से आंसर कर पाओगे कि ये तो मैम ने इस सेक्शन में बताया था, ये तो रेलेवेंट होगा, ये तो नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं आपको आपके सामने यही इलस्ट्रेशंस डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज whether a particular letter was dispatched, the fact that it was the ordinary course of business for all letters put in a certain place to be carried to the post and that particular letter was in that place are relevant। क्वेश्चन ये है कि क्या एक पर्टिकुलर लेटर पोस्ट हुआ था या नहीं। तो ये फैक्ट कि जनरली वो जो ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने क्या है कि क्या पर्टिकुलर लेटर पोस्ट हुआ या नहीं। अब ये फैक्ट कि उस लेटर को उस जगह रखा हुआ था जहां से सारे लेटर्स उठा के पोस्टमैन पोस्ट कर देता है या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंसान पोस्ट कर देता है, ये रेलेवेंट हो जाएगा। क्यों, इससे ये बात प्रूव होती है कि वो लेटर जो है वो नेचुरली पोस्ट हो ही गया होगा। तो ये हमने सारे सेक्शंस जो है यहाँ तक डिस्कस खत्म कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एडमिशन। थैंक यू।